तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी चित्रकूट की है। चित्रकूट में सदर कोतवाली और इसी सदर कोतवाली में एक गांव है खरोद गांव और इसी गांव में एक शख्स जिसका नाम है प्यारे लाल। ये कहानी इसी 62 साल के प्यारे लाल की है। प्यारे लाल लगभग 60-62 साल का एक बुजुर्ग। टोटल 4 बेटे थे, 4 बेटियां थी। सबकी इसने शादी वगैरह कर दी थी। बेटियां अपने घर पे, बहुएं अपने घर पे। परिवार भी काफ़ी अच्छा था, परिवार में काफ़ी प्रेम था और खेती बाड़ी धन दौलत ये भी ठीक ठाक थी। कहते हैं कि गांव में ही इसके लगभग 20-22 बीघे के जमीनात थे। अब जिसके पास गांव में 20-22 बीघे ज़मीन हो तो गांव के एक संपन्न किसान के रूप में प्यारे लाल का नाम आता था। सारे लोग इसकी इज्जत करते थे और इसके इज्जत और इसके इस खेती, इसके इस खेत खलिहान के पीछे का जो कारण था, जो प्यारे लाल था अपने खेत से, अपनी मिट्टी से इस कदर जुड़ा हुआ था कि आमतौर पे जब फसल वगैरह लोगों की कट जाती है तो खेतों पे जाना लोग बंद कर देते हैं। फिर अगली बुआई पे, अगली कटाई पे, अगली जुताई पे ही जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत प्यारे लाल फसल वगैरह कटने के बाद भी उसी खेत में ये बाकायदा कुछ मचान वगैरह बनाए रहता, उसी मचान पे जाके सोता, रात भर उसी खेत में अपना टाइम गुजारता। सुबह उठते ही अपने घर पे आता, फिर दोपहर को जब इसका मन होता अपने खेत पे चला जाता। इसी वजह से खेती भी इसकी अच्छी खासी हो रही थी, पैदावार भी ठीक ठाक, गांव में एक अलग शख्सियत, फिटनेस भी काफ़ी अच्छी। ये सारी चीज़ें ठीक ठाक थी। प्यारे लाल खाना खा के रात के 8-9 बजे खेत के लिए निकलता, रात भर उसी खेत में रहता। सुबह 5 बजे आता, बाहर से दरवाजे को खटखटाता और उसी की खटखटाहट की आवाज़ से घर के सारे लोग जगते। उसके बाद फिर चाय वगैरह बनती, फिर ये चाय वगैरह पीता, फिर अपने खेत खलिहान के काम से निकल जाता। लेकिन इसी बीच एक तारीख आती है, 1 अप्रैल साल 2023। 1 अप्रैल साल 2023 को रोज़ की तरह प्यारे लाल खाना खाता है। खाना खाने के बाद अपना लोटा वगैरह लेता है, पानी वगैरह लेता है, लेने के बाद खेत की तरफ निकलता है। इधर घर वाले भी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो घर की औरतें हैं वो अपना बर्तन वगैरह धुलती हैं। उसके बाद सारे लोग सो जाते हैं। सोने के बाद फिर सुबह होती है, लेकिन इस बार सुबह सुबह प्यारे लाल जो है वो दरवाज़ा नहीं खटखटाता। अब आमतौर पे ऐसा कभी हुआ नहीं कि प्यारे लाल सुबह 5 बजे पहुंच के घर का दरवाज़ा न खटखटाए, लेकिन आज हुआ। तो शुरुआत में घर वालों को लगा कि हो सकता है प्यारे लाल की तबीयत खराब हो, सो गया हो। 5:30 बज गए और परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं कि बाबूजी जो है वो आते होंगे। चाय वगैरह बना दी गई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरा और इस बार 6 बज गए और जब 6 बजे और टोटल प्यारे लाल 1 घंटा लेट, तब परिवार वालों को थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्यारे लाल हैं थोड़ा ज़्यादा ही बीमार हो गए हों या फिर कोई और बात ना हो गई हो। इसीलिए फिर प्यारे लाल के जो लड़के थे शत्रुघ्न से कहा गया कि एक काम करो, अब जाके देखो। अब इधर शत्रुघ्न फिर जाता है देखने के लिए और उधर से जो उसका चचेरा भाई है अजय, वो चिल्लाता हुआ आ रहा। अब वो चिल्लाता हुआ आ रहा और सामने से शत्रुघ्न उसे मिलता है, उसे रोकता है कि क्या हुआ। अब इधर अजय कुछ बताने की हालत में नहीं, एकदम बेहद घबराया हुआ। शत्रुघ्न उससे पूछता है कि क्या हुआ। अजय 1-2 मिनट तक सांस लेता है, उसके बाद बेहद ही भर्राई आवाज़ में बोलता है कि जो बाबूजी हैं उनके साथ कुछ हो गया। अब ये बात जैसे शत्रुघ्न सुनता है तो फौरन पूछता है कि कहाँ क्या हुआ। अब इसको तो मानो काटो खून नहीं। जो अजय है वो बताता है कि उसी खेत में जहाँ बाबूजी सोते हैं वहीं पे कुछ हो गया है। अब इधर शत्रुघ्न अजय चिल्लाते हुए इस खेत की तरफ भागते हैं। आसपास के सारे लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं कि क्या हो गया, ये दोनों लोग कहाँ चिल्लाते हुए जा रहे हैं। अब सारे लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद अब सारे लोग उस खेत पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद कमरे के अंदर जाते हैं तो अंदर देखते हैं कि प्यारे लाल के गर्दन पे एक डंडा रखा हुआ है। प्यारे लाल के गर्दन पे निशान है, नाक से, कान से, मुंह से खून आ रहा है। खून आने के बाद जम भी चुका है और प्यारे लाल न हिल रहा है न डुल रहा है। अब ये दोनों लोग प्यारे लाल को फिर से हिलाते डुलाते हैं, लेकिन मतलब उन्हें सब पता था कि प्यारे लाल अब इस दुनिया में नहीं है। अब रोना पीटना शुरू हुआ और इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद बॉडी को चेक करती है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो पुलिस भी वही देखती है कि बॉडी पे जगह जगह चोट के भी थोड़े बहुत निशान हैं, गर्दन पे डंडा रखा हुआ है और तमाम ये सारी चीज़ें हैं। इसी बीच पुलिस वालों की नज़र जब दीवार पे जाती है तो दीवार पे जो कुछ लिखा था
उसे देखने के बाद पुलिस वालों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। दरअसल दीवार पे लिखा था कि 3 लाख रुपए पुराने पुल के पास लाके पहुंचा दो, नहीं तो ये अंजाम पूरे परिवार के साथ होगा। साथ ही एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अब ये बात जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं तो एक तरह से तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि उनके थाना क्षेत्र में कोई ऐसा गैंग है या फिर कोई ऐसा क्रिमिनल है जो एक आदमी का बाकायदा कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद धमकी भरा एक नंबर दीवार पे छोड़ता है। छोड़ने के बाद फिर बाकायदा खुलेआम एक तरह से पुलिस को भी चैलेंज दे रहा है कि मैं तुम्हारे राज्य में इस तरह से काम कर रहा हूँ। अब पुलिस वाले फौरन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जो वहाँ के एसपी थे वो खुद क्राइम सीन पे पहुँचते हैं। क्राइम सीन को बाकायदे वे चेक करते हैं। साथ ही कोतवाल को भी आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए, नहीं तो ये मामला जो है एक तरह से जुडिशरी और सरकार इन सारी चीज़ों की नींव हिला देगा और मामले की गाज अगर जल्दी नहीं सुलझी तो हम लोगों के ऊपर ही गिरेगी। अब ये बात जैसे ही लोगों के सामने पहुंची तो खासकर जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे जो अपोजिशन में थे उनको भी एक तरह से मसाला मिल गया। अब तरह तरह की बातें होने लगी। मैंने खुद देखा कि कई लोग फेसबुक पे भी ट्वीट करने लगे, कई लोग माफ़ कीजिएगा फेसबुक पे पोस्ट करने लगे, ट्विटर पे भी ये मामला ट्रेंड होने लगा कि किस तरह से मतलब थाना क्षेत्र में जो सदर कोतवाली है उसके अंदर एक गाँव है, वहाँ पे बदमाशों ने किसी इंसान का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद सीधा सीधा धमकी दे रहे हैं, पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे। यानी अब पुलिस वालों के पास न ज़्यादा वक्त था, ना ही ज़्यादा मोहलत थी और ना ही कोई सबूत। पुलिस वालों के पास सबूत के नाम पे, सुराग के नाम पे महज दीवार पे लिखा एक नोट था जो कि किसी कालिख वगैरह से लिखा गया था और वो नंबर। पुलिस वाले फ़ौरन उस नंबर की डिटेल निकलवाते हैं, उस नंबर के मालिक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर किसी पास के सचिव का है जो कि यहाँ पे पोस्टेड है। अब फ़ौरन पुलिस वाले उस तक जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने धमकी क्यों दी। अब ये बात जब सचिव से पूछते हैं तो सचिव एकदम हक्का बक्का। उसे तो ना प्यारे लाल के बारे में कुछ पता, ना ही खरोद गांव के बारे में कुछ पता, ना ही इस घटनाक्रम के बारे में कुछ पता। लेकिन अब पुलिस इस बात पे यकीन कैसे करे। पुलिस उससे पूछती है कि तुम उस टाइम कहाँ थे जिस टाइम ये सारी चीज़ हुई, अगर तुम निर्दोष हो तो इस बात का सबूत दो। अब बेचारा सचिव अपने बेगुनाही का सबूत जगह जगह से इकट्ठा करता है, बताता है कि इस तारीख को मैं यहाँ था, आप इन लोगों से पूछ लीजिए। अब पुलिस वाले जाते हैं, उन लोगों से बाकायदा पूछताछ करते हैं तो इस पूछताछ में, इस छानबीन में ये बात क्लियर होती है कि हाँ, ये जो सचिव साहब हैं ये उस क्राइम सीन पे नहीं थे, ना ही इनका कोई मतलब था, ना ही ये उस शख्स को जानते थे। यानी जो क्रिमिनल है वो बड़ा होशियार निकला। उसने क्राइम किया, क्राइम करने के बाद किसी और के नंबर से पुलिस को डाइवर्ट कर दिया था। अब इधर इस सारी जांच पड़ताल में, इस सारी छानबीन में टोटल 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजर गया। पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं। अब इधर लोग अलग अलग तरह की बातें भी करने लगे कि कौन है, क्या है। चित्रकूट में इस तरह के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, सरकार सो रही है, पुलिस प्रशासन सो रहा। कम से कम 10 पोस्ट तो मैंने खुद देखे थे। अब जो वहाँ के एसपी थे उनके ऊपर और प्रेशर बना, वो अपने लोअर अधिकारियों पे प्रेशर बनाते, कहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। अब पुलिस वाले फिर से परिवार वालों के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, क्या किसी से कोई रंजिश थी। क्योंकि जो एक नंबर मिला था वो तो फेक निकला, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा हो जो किसी को फंसा रहा हो और खुद क्राइम करके किसी और का नाम लगा रहा हो। अब परिवार वालों से जब ये बात पूछी गई तो परिवार वाले कहते हैं कि बाबूजी मेरे 62 साल के एक बुजुर्ग, अब उनकी किसी से क्या दुश्मनी, किसी से क्या रंजिश हो, तो महज अपनी खेती बाड़ी और देश दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। अब पुलिस वाले फिर जिस सचिव का नंबर लिखा था उससे पूछताछ करते हैं कि क्या आपकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कत्ल करके आपका नाम लगा रहा हो। अब वो सचिव साहब भी कहते हैं कि अब मुझे तो ज़्यादा मतलब नहीं, मैं तो महज अपनी ड्यूटी करता हूँ। अब इधर जांच पड़ताल छानबीन चलती रही। टोटल 10-12 दिन गुजर गए और ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, ना ही कातिल का कुछ पता। बार बार डॉग स्क्वाड की टीम आ रही है, बार बार एफएसएल की टीम आ रही है, बार बार पुलिस की टीम अलग अलग जगह पे आ रही है। 3 तो टीमें बन गई। लेकिन कातिल इतना होशियार था कि उसने ना कोई सबूत छोड़ा, ना कोई सुराग छोड़ा। अब ये चीज़ें लगातार चलती रही, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। तो फिर जब पुलिस वालों को कहीं से कोई सफलता, कहीं से कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, तो जो वहाँ के एसीपी थे उन्हें लगा कि अब ये मामला ऐसे नहीं सुधरेगा।
तो पुलिस वालों के एक बड़ा पुराना तरीका, जिसको वो अपना प्राचीन तहकीकात का तरीका भी मानते हैं, प्रिमिटिव इन्वेस्टिगेशन, अब इसी तरीके को जो एसपी साहब है वो अपनाने का आदेश देते और कहते हैं कि ये मामला सुलझेगा इसी प्राचीन पूछताछ के तरीके से सुलझेगा, चूँकि ना तो यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा है, ना ही यहाँ पे कोई सर्विलांस वगैरह हम लोग लगा सकते हैं, तो करें क्या। तो फिर जो करना था वो अपने अनुभव से, अपने उसी प्राचीन तरीके से करना था। लिहाजा पुलिस वाले अपने इस प्राचीन तरीके को लगाते हैं और परिवार वालों से लेके गांव के अलग अलग शख्स से अलग अलग तरीके से भेष बदल बदल के पूछताछ करते हैं। किसी से कुछ बोलते हैं, किसी से कुछ और कहते हैं, किसी से कहते हैं कि हमें तुम्हारे पर शक है, किसी से कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले। और इसी जाल फेंक में जो कुछ उन्होंने कांटा डाला था, इसी कांटे में एक मछली अंत में फंस जाती है। दरअसल जब पुलिस वाले इस अजय से, जिसने क्राइम सीन से सबसे पहले आवाज़ लगाई थी, जो भागता हुआ आया था, जो कि मरने वाले का भतीजा था, जब इससे थोड़ा बहुत पूछताछ की तो इसकी बातों में, इसके बताने के तरीके में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिचक, थोड़ा सा झिझक थी। और आमतौर पे ऐसा तभी होता है जब कोई क्रिमिनल हो या फिर उसने कुछ गलत किया हो या फिर वो कुछ छुपा रहा हो। अब पुलिस वाले इस बात को फ़ौरन भांप जाते हैं और टोटल 20 दिन बाद, 20 से 22 दिन बाद इस अजय को अब जीरो इन करना शुरू करते हैं। इसके बारे में पता करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से पूछताछ करते हैं। इधर टोटल 25 दिन बीत गए और अंत में जब अजय अब थोड़ा ज़्यादा ही इधर उधर की बातें करने लगा, तब पुलिस वालों को लग गया कि अब बस इसे उठाना चाहिए और ये अब सच्चाई बोलने वाला है। पुलिस वाले फ़ौरन इस अजय को उठाते हैं। उठाने के बाद इसे थाने लेके आते हैं और अपने जब पुलिसिया अंदाज में इस अजय से पूछताछ करते हैं तो फिर इसने अपना गुनाह कबूल किया और साथ ही कत्ल की एक हैरान करने वाली कहानी सुनाई। दरअसल इस कहानी के हिसाब से जो उसके चाचा प्यारे लाल थे, प्यारे लाल का अवैध संबंध इस अजय उर्फ पप्पू की माँ से था, यानी प्यारे लाल का संबंध उसकी भाभी से था। अब ये संबंध आए दिन घर की आड़ में चार दीवारी के बीच में छुप के चलता रहता और आमतौर पर ये परिवार ऐसा था कि जितने भी बुजुर्ग थे वो अपने अपने खेतों पे ही सोते थे। प्यारे लाल अपने खेत पे और जो अजय था उसका पिता चंद्रभानु अपने खेत पे, सरजू अपने खेत पे, ये तीनों लोग अपने अपने खेतों पे सोते। अब इधर ये अवैध संबंध जब बन गया तो इस बात की भनक किसी को नहीं लगी, लेकिन जो अजय था उसने रंगे हाथ पकड़ लिया। अब अजय ये बात जब पकड़ता है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई भी लड़का हो अपनी माँ से कैसे कहे कि माँ आप गलत कर रही हो। और माँ भी लगभग 40-45 साल की एक बुज़ुर्ग थी, तो इसे कहते हुए भी शर्मा रही है और इसे कुछ अपने चाचा से भी कहते हुए शर्मा रही है। लेकिन इस अवैध संबंध का नतीजा ये हुआ कि ये जो अजय है ये प्यारे लाल से एक तरह से नफरत करने लगा। नफरत का परिणाम ये हुआ कि थोड़ा टाइम जब गुजरा तो इसे लगा कि अब ये चीज़ें बहुत गलत हैं और कुछ ऐसा हो जाए कि अगर मैं अपने चाचा को मार दूं, लेकिन मारूं तब जब मेरा नाम ना आए। तो अब इसके लिए इसके दिमाग में तरह तरह की आइडिया आने लगी कि क्या करूं। अब इधर ये खुन्नस, ये मन में रंजिश चलती रही, इधर प्यारे लाल का अवैध संबंध भी चलता रहा। और इसी बीच प्यारे लाल, उसके एक भाई चंद्रभान जो कि अजय का पिता था, और एक भाई सरजू, इन तीनों में ज़मीन को लेके और ख़ासकर एक महुए का पेड़ था, उस पेड़ को लेके विवाद हो जाता है। अब इधर विवाद हुआ, विवाद होने के बाद दोनों में कुछ दिन तक बोलचाल बंद रही इन तीनों भाइयों में। और अब अजय को लग गया कि अब तीनों भाइयों में खुटपुट है तो अब सही मौका है कुछ करने का। अब 1 तारीख को अब ये सारा प्लान बना लेता है, सारी चीज़ें फिक्स। 1 तारीख को जैसे ही प्यारे लाल खाना वगैरह खा के खेत पे जाता है तो फ़ौरन वहाँ पे ये भी पहुँचता है पीछे पीछे, सबके सोने के बाद अपने चाचा का गला दबा के कत्ल करता है, डंडे से मारता पीटता है। कत्ल करने के बाद फिर वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखता है। और उसका प्लान ये था कि पुलिस वाले जब घर में ये पूछेंगे कि किससे किसकी कलह थी, तो गांव वाले और घर वाले बताएंगे कि जो कलह थी वो प्यारे लाल और चंद्रभान और सरजू में थी। और चूँकि चंद्रभान के पास मैं था तो मैं गवाही दे दूंगा कि मेरा पिता तो बेकसूर है। तो पुलिस वाले सरजू को दोषी मान लेंगे और सरजू को ही उठा लेंगे और सरजू फंस जाएगा और एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। पहला, प्यारे लाल मर जाएगा। दूसरा, ज़मीन का जो विवाद है तो उसमें से एक आरोप, मतलब एक पार्टनर जो है प्यारे लाल, वो मर गया। और दूसरा जो है सरजू, वो पुलिस पकड़ ले जाएगी तो वो भी जेल, तो ज़मीन भी अपनी, इधर माँ और चाचा के अवैध संबंध का मामला भी सॉल्व।
और सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टी भी मेरी। तो ये मामला एकदम क्लियर है, मैं सेफ हो जाऊंगा। आप सोच के देखिए कि एक आदमी जो कुछ वो उसके घर में चल रहा था, हालांकि वो चीज़ गलत है, लेकिन जिस हिसाब से उसने कत्ल किया और जो प्लान उसने बनाया, जिस हिसाब से उसने पुलिस को, कानून को एक हफ्ते से छोड़िए 1 महीने तक नचाया, तो कभी कभार ताजुब होता है कि गांव में रहने वाले, खासकर किसी सब्सक्राइबर ने मेरे कमेंट भी किया था कि यूपी बिहार में इस तरह के क्राइम और इस तरह के जहीन दिमाग लोग आते कहाँ से हैं। कायदे से ऐसे ऐसे अपराध, ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स की कहानियाँ बहुत चर्चित कहानियों में आती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जिस तरह के इसमें दिमाग लगाते हैं। फॉरेन में तो ऐसी कहानियों पे मूवीज़ बन जाती हैं, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार और अपने हिंदुस्तान में हर चौथे घर की यही कहानी हो गई है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। बातें हैं कल के सवाल पे, और कल का मेरा सवाल था कि जो काटने की क्षमता होती है, जो काटने की पावर होती है, वो सबसे ज़्यादा किस जानवर में होती है। तो इसमें भी अब जवाब 2 जानवर हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से बटे हुए हैं। पहला जवाब है शार्क, ग्रेट वाइट, चूँकि ये समुद्र में रहती है, और दूसरा जवाब है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, यानी खारे पानी का मगरमच्छ, और बेसिकली ये साइज में भी बहुत बड़े होते हैं। तो जो शार्क के काटने की क्षमता है वो 4000 PSI यानी पाउंड्स स्क्वायर पर इंच, यानी 1 इंच स्क्वायर ज़मीन ले लीजिए आप, या फिर 1 इंच स्क्वायर यानी 1 उंगली बराबर आप टुकड़ा ले लीजिए, उस पर आप 4000 पाउंड का दबाव बनाइए, तो इतनी ताकत से काटता है शार्क। और मगरमच्छ का भी 3700 है, टोटल 300 PSI कम है, यानी मगरमच्छ में भी अगर किसी 1 इंच मांस के टुकड़े पे वो ताकत लगाता है तो वो ताकत 3700 पाउंड की होती है। अब 3700 पाउंड का मतलब आप समझ लीजिए कितना वजन या फिर कितना फोर्स लगता होगा। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है विनोद खैरा जी हैं, सोहिल खान जी हैं, राजीव शर्मा जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, और अवंती होरू जी हैं, सुखजीवन जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, भूपेश कुमार हैं, रामलाल है, मोहम्मद सोयब हैं, दिलबाग हैं, जी कैरा जी हैं, जी खैरा माफ़ कीजिएगा, और जो थॉमस जी हैं, और राजेंद्र प्रसाद जी हैं, अवीद खान जी हैं, अभिषेक सिंह जी हैं, और CM पांडे जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं, ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का जो सवाल है वो सवाल शायद हर हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए। आज का सवाल ये है कि जो नेशनल एंथम यानी हम लोग का राष्ट्रगान होता है, उसको कंप्लीट करने का, उसको पूरा करने का सही समय कितना है, यानी कितने मिनट या फिर कितने सेकंड में राष्ट्रगान हो जाना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए और ऐसे ही क्वेश्चन आंसर, देश दुनिया की बातें जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी, कल रात 10 बजे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे।